हिंदी नाटक में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधे अधूरे नाटक जो कि मोहन राकेश जी का है। तो यूजीसी नेट या फिर एमपी सेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है वीडियो। और इससे पहले के जितने भी नाटक हैं वो सब मैंने करवा दिए हैं यूट्यूब पर भी, और पेड क्लासेस भी हमारी चल रही हैं जिसमें हम यूनिट 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप चाहें तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। बाकी कुछ क्लासेस मैं यहाँ पर भी करवा रही हूँ, उनको भी देख सकते हैं। चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं मोहन राकेश के बारे में। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि हमें लेखक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना बहुत ज़रूरी है, उनकी अन्य रचनाओं के बारे में जान लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मोहन राकेश जी का जो जीवन काल है ये है 1925 से 1972 ईस्वी तक। 1925 में इनका जन्म हुआ था, और इनसे रिलेटेड एक और मतलब 1925 में एक और इम्पोर्टेंट लेखिका थी, वो है कृष्णा सोबती, जिनका जन्म 1925 में हुआ था। ठीक है? 1972 तक इनका जीवन काल रहा है, और 1972 में मानस का हंस भी प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रखना। है ना? जो चीज़ें जैसे भी एक दूसरे पर याद आ जाती हैं कि 1972 में और क्या-क्या हुआ था, 1925 में और क्या-क्या हुआ था, इस तरह से जो डेट है ना वो आपको अच्छे से याद रहती हैं। आगे है, आप नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, लघु कहानी, यात्रा वृत्तांत, आलोचना और संस्मरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है? इन्होंने मोहन राकेश जी ने अ, केवल और केवल ऐसा नहीं है नाटक ही लिखा है, बल्कि ये सारी रचनाएँ भी इन्होंने की हैं। उनका असली नाम था मदन मोहन मुगलानी। ये ज़रूर आपको याद रखना है, मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? असली नाम इनका था मदन मोहन मुगलानी, तो इसको ये अच्छे से याद रख लेना। कुछ समय तक इन्होंने हिंदी पत्रिका सारिका का संपादन भी किया था। ठीक है? हिंदी पत्रिका में एक सारिका नाम की पत्रिका चलती थी, उसका संपादन करने वाले कौन हैं? तो ये मोहन राकेश जी हैं। उन्होंने आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस और जैसे नाटक भी इन्होंने लिखे थे। इन्होंने 4 नाटक लिखे थे कंप्लीट। 4 में जो चौथा इनका नाटक था पैरों तले की ज़मीन। ठीक है? पैरों तले की ज़मीन वो इनका अधूरा नाटक था, और ये 3 नाटक हैं जो इनके पूर्ण नाटक हैं, ये ध्यान रखना। उन्होंने आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनका उपन्यास अंधेरे बंद कमरे बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी ध्यान रखना, अंधेरे बंद कमरे। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये तीनों क्या हैं? नाटक हैं। इसके अलावा अंधेरे बंद कमरे उपन्यास जो कि इम्पोर्टेंट है, अंतराल, ना आने वाला कल, क्वार्टर और मलबे का मालिक। ठीक है? ये इनके इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं, इनको आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं हम आधे अधूरे नाटक के बारे में, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1969 ईस्वी। अभी हम आधे अधूरे पढ़ रहे हैं, तो इसका प्रकाशन वर्ष आपको याद रख लेना है, 1969 ईस्वी है। यह नाटक स्त्री-पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। ठीक है? जो आधे अधूरे नाटक है ये स्त्री-पुरुष के संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाता है। यह नाटक धर्मयुग नामक जो साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, उसमें सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, और धर्मयुग जो पत्रिका थी ये धर्मवीर भारती जी के द्वारा निकलती थी। ठीक है? धर्मवीर भारती जी के इसके संपादक थे, धर्मयुग नामक पत्रिका के। साप्ताहिक पत्रिका थी जिसमें ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, आधे अधूरे। आगे इस नाटक का जो प्रथम मंचन है ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में किया गया था। ठीक है? इस नाटक का प्रथम मंचन किसने किया था, किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना, ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ था। निर्देशक के वक्तव्य से इसकी जो भूमिका है वो थोड़ी-सी बड़ी है, वैसे काफ़ी बड़ी है ना? लेकिन इसमें मैंने पूरी की पूरी नहीं ली है, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो ले लिए हैं। नाटकों की सबकी भूमिका मैं आपको एक अलग वीडियो में करवा दूँगी, वैसे तो सबके साथ करवा रही हूँ, है ना? लेकिन फिर भी मैं एक अलग से वीडियो बना करके सभी की भूमिका एक साथ आपको करवा दूँगी। हालाँकि मैंने करवा भी रखी है, अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आगे भी करवा दूँगी। निर्देशक ओम शिवपुरी के वक्तव्य से यह आलेख एक स्तर पर स्त्री-पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है, ये ओम शिवपुरी ने कहा है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है, इसको ज़रा याद रखना। आगे वो कहते हैं ओम शिवपुरी जी, यह नाट्य कृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। ठीक है? एक ही परिवार के जो लोग हैं, चाहे वो बहन हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, सब एक दूसरे से कहीं न कहीं कटे हुए हैं। घर में अशांति का माहौल है। ये नाट्य रचना मानवीय असंतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की भिन्नता के बावजूद
मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। ठीक है? आगे से शिवपुरी जी क्या कहते हैं कि यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की भिन्नता के बावजूद भी मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। आगे इसका सारांश थोड़ा-सा देख लेते हैं। यह नाटक 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक है? 2 भागों में विभक्त ये नाटक है। आधे अधूरे नाटक में एक आधुनिक मध्य वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है, ठीक है? ये ज़रा याद रख लेना, ये इसमें ग्रामीण परिवार नहीं है बल्कि शहरी परिवार की कहानी है, जो कि मिडल क्लास की कहानी है, ये ध्यान रखना, मध्य वर्गीय, ठीक है? जो कि कहीं न कहीं आर्थिक तंगी से भी जूझते ही रहते हैं। महेंद्र नाथ है वो बेरोज़गार है, जो महेंद्र नाथ यानी कि जो इस परिवार का जो एक मेन सदस्य है, यानी कि जो क्या कहें, मुखिया है इस परिवार का, ठीक है? वो क्या है, बेरोज़गार है। उसकी पत्नी सावित्री नौकरी से घर चलाती है। उसकी जो पत्नी है सावित्री, ये नौकरी करती है और अपना घर चलाती है। वह अपने पति को असफल और अपूर्ण मानती है, ठीक है? खुद नौकरी कर रही है और अपने पति को असफल मानती है। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में वह जगमोहन सिंघानिया, जुनेजा तथा मनोज से मिलती है, परंतु अंत तक उसकी तलाश अपूर्ण ही रह जाती है। महेंद्रनाथ अपनी बेकारी से उपजी असक्तता से क्षुब्ध है। पति-पत्नी के मध्य ये तनाव उनके 3 बच्चों बिन्नी, किन्नी और अशोक पर भी बुरा प्रभाव डालता है। उनमें असंतोष तथा विद्रोह की भावना भरी हुई है। आगे इसमें पात्रों के माध्यम से इसके हम जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। पात्रों में सबसे पहले एक नाम आता है काले सूट वाला आदमी। ये काले सूट वाला आदमी जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4 की भूमिकाओं में भी है। इसमें 4 पुरुषों के नाम आते हैं, ठीक है? 4 पुरुष हैं इसमें, 4 पुरुष हैं और चारों पुरुषों में एक ही इंसान है ना? एक ही इंसान है, एक ही बंदा है जो अलग-अलग कपड़े पहन कर के, सिर्फ़ वो कपड़े चेंज करता है, ड्रेस चेंज उसकी होती है, बाकी वही इस चारों रोल को निभाता है। तो काले सूट वाला आदमी है जो चारों की भूमिकाओं में आता है। सबसे पहले वो पुरुष 1 के रूप में वेशांतर उसका क्या है, वेश इनका पूछा जाता है। तो जब पुरुष 1 के रूप में आता है तो पतलून कमीज पहने हुए है वो महेंद्र नाथ के रूप में। महेंद्र नाथ एक मिडल क्लास का आदमी है, बेरोज़गार है, इसलिए पतलून कमीज उसने पहन रखे हैं, कोई कोट पैंट या कोई सूट-बूट में नहीं है। पतलून कमीज पहने हुए है, सावित्री का पति है, 22 साल का इनका दाम्पत्य जीवन है। जिंदगी से अपनी लड़ाई हार जाने की छटपटाहट उसके मन में है। परिवार में अपने आप को बॉस की तरह पाता है। अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है? एक रबड़ का टुकड़ा किसको कहा गया है? तो पुरुष एक को कहा गया है, महेंद्र नाथ को कहा गया है। महेंद्र नाथ का जो परिवार है वो कहाँ पर रहता है? तो दिल्ली में रहता है। इसमें किस शहर का वर्णन है? ये भी इसमें पूछा जाता जाता है, तो ये दिल्ली का वर्णन है। अन्य पुरुषों से पत्नी के संबंध को लेकर के असहज महसूस करता है। फिर दोबारा से ही पुरुष 2 के रूप में आता है। पतलून, नीचे तो पतलून ही पहने हुए है लेकिन ऊपर बंद गले का कोट पहन लेता है। ठीक है? और किसके रूप में आता है? फिर सिंघानिया के रूप में आता है। यानी कि जो सिंघानिया साहब हैं, वो बंद गले का कोट पहनते हैं। ये ध्यान रखना, सावित्री का बॉस है ये। जहाँ पर सावित्री नौकरी करती है उसका बॉस है। इससे सावित्री अपने लड़के की नौकरी की सिफारिश भी करती है। नकरी नौकरी जहाँ पे वो खुद करती है, वहीं पर लड़के की नौकरी की सिफारिश भी करती है सिंघानिया साहब से। आगे पुरुष 3 के रूप में वही आता है, पतलून और टी-शर्ट पहन लेता है। पतलून तो चारों में मिलेगी आपको, लेकिन ऊपर वो टी-शर्ट, ऊपर का जो उसका जो ड्रेस अप है ना, सिर्फ़ उसी को चेंज करता है। तो पतलून टी-शर्ट में आता है जगमोहन के रूप में। अब जगमोहन बन कर के आता है, सावित्री का पुराना मित्र है जगमोहन, वर्तमान में पुनः इसका दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है? वर्तमान में यानी कि अब इस समय पर ये इसलिए मुलाकात होती है क्योंकि इसका दोबारा से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया है। सावित्री अंत में जगमोहन के साथ जाना चाहती है लेकिन असफल रहती है। आगे है पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी काट का ये लंबा कोट पहने हुए जुनेजा के रूप में आता है। ठीक है? पतलून पहनी हुई है चारों पात्रों में और पुरानी काट का लंबा कोट अब इसने पहन लिया है, जुनेजा के रूप में आता है। जुनेजा चौथा पात्र है। महेंद्र नाथ का ये मित्र है और पुराना बिजनेस पार्टनर भी है। नाराज व्यथित होकर महेंद्र नाथ जुनेजा के घर जाता है। सावित्री से महेंद्र को मुक्त करने का आग्रह करता है। ठीक है? सावित्री से महेंद्र को मुक्त करने का क्या करता है? आग्रह करता है महेंद्र नाथ के। ये महेंद्र नाथ का मित्र और पुराना बिजनेस पार्टनर भी है। नाराज व्यथित होकर के महेंद्र नाथ के घर पर जाता है। ठीक है?
महेंद्रनाथ जुनेजा के घर पर जाता है परेशान होकर के और फिर जुनेजा किसके घर पर आता है, किससे कहता है, सावित्री से महेंद्र को मुक्त करने का आग्रह भी करता है। आगे स्त्री, स्त्री जो कि सावित्री के रूप में है, इसकी उम्र जो है ये 40 के लगभग है। ठीक है, इसकी उम्र 40 के लगभग है, 22 साल पहले इसकी शादी हुई थी। केंद्रीय पात्र है पुरुष, एक महेंद्रनाथ की पत्नी है, एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में रहती है, पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों तथा अन्य सदस्यों की लापरवाही से बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसकी एक लड़की है, 2 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है, तो बड़ी लड़की है जिसकी उम्र 20 से ऊपर नहीं है। बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी है ये। अपनी माँ सावित्री के दोस्त मनोज के साथ भागकर शादी कर लेती है। अपनी माँ सावित्री के दोस्त, ठीक है? अपनी माँ के दोस्त के साथ में भागकर शादी करती है। कभी-कभी उम्र से बढ़कर इसमें बड़प्पन आ जाता है, व्यक्तित्व में एक बिखराव है, अपने आप को घर में बेगाना महसूस करती है। छोटी लड़की, इसकी उम्र 12 और 13 के बीच में है। उम्र ज़रूर याद रखा करो, उम्र भी पूछ लिया जाती है। किन्नी सावित्री की छोटी बेटी है। भाव, स्वर, चाल हर चीज़ में इसके में विद्रोह झलकता है। स्कूल की विद्यार्थी, अभी स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन इसका जो व्यवहार है उसमें विद्रोह झलकता है ना? क्योंकि जिस घर में थोड़ी अशांति रहती है या फिर उनके माँ-बाप के रिश्तों में खटास रहती है, तो वहाँ पर बच्चे इस तरह का विद्रोही स्वभाव हो जाता है। लड़का, उम्र 21 के आस-पास इसकी उम्र है। अशोक सावित्री का बेटा है। अशोक सावित्री का बेटा है। बीएससी की पढ़ाई इसकी अधूरी रह गई थी। बीएससी की पढ़ाई कैसी है? अधूरी है। एयर फोर्स की नौकरी इसने छोड़ दी है। चेहरे से यहाँ तक कि हँसी से भी खास तरह की कड़वाहट इसकी झलकती है। चेहरे से ही नहीं बल्कि इसकी जो हँसी है ना, उससे भी खास तरह की कड़वाहट झलकती है। तीनों बच्चे इस तरह से कहीं न कहीं जो उनका व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। प्रमुख उद्धरण, आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। पुरुष एक कहता है किससे, बड़ी लड़की से, बड़ी लड़की यानी कि इसी की बेटी है महेंद्रनाथ, ठीक है? महेंद्रनाथ की बेटी है और अपनी बेटी से कहता है कि आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जवाब कुछ और दे रहा है, उसकी आँखें कुछ और कह रही हैं, उसका चेहरा कुछ और बोल रहा है। ये महेंद्रनाथ कहता है। आगे, मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई, जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है। ये बड़ी लड़की कहती है, किससे? स्त्री से कहती है, यानी कि अपनी माँ से कहती है बिन्नी, कि मैं इस घर से ही, वो शादी कर लेती है, भाग जाती है घर से, लेकिन वहाँ भी वो ठीक से नहीं रह पाती है। और फिर वो आकर के अपनी माँ से ही कहती है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर के गई हूँ, जो मुझे ठीक नहीं रहने देती है। क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कैसे बताऊँ, क्या लगता है? वह जितने विश्वास के साथ ये बात कहता है, उससे उसने मुझे अपने से एक अजब-सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आस-पास की हर चीज़ को तोड़-फोड़ डालूँ। ये बड़ी लड़की कहती है, स्त्री से कहती है, ठीक है? बड़ी लड़की अपनी माँ से कहती है कि मुझे कहीं क क्या लगता है, मुझे कैसा लगता है, मैं क्या बताऊँ? मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ। मतलब उसका जो अंदर है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। माँ का व्यवहार अच्छा नहीं है, पिता का व्यवहार मतलब कहीं न कहीं अपने आप को असफल महसूस कर रहा है। घर में अशांति का वातावरण बच्चों ने हमेशा से देखा है और वो शादी के बाद में भी उसका जो पति है वो उसे क्या है, चिढ़ाने वाली बातें बोलता है उनके माँ-बाप के बारे में, तो ये चीज़ उसे लड़की को पसंद नहीं आती हैं। आगे, मेरा अपना घर, हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर कर देखूं कि क्या चीज है वह इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। लगभग टूटते स्वर में ऐसा लड़की बोलती है, तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज है वह और कहाँ है वह? इस घर के खिड़कियों दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में या अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? ये बड़ी लड़की अपनी माँ से ही कहती है, अपनी माँ से शिकायतें कर रही है लड़की कि अभी मैं ससुराल में जाकर भी खुश नहीं हूँ और जो मेरा पति है वो मुझे बार-बार चढ़ाए जा रहा है। वो ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसकी वजह से वो मुझे चढ़ाता है। आगे है, किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझते नहीं है मुझे। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर इस स्टैम्प का ठप्पा लगाकर आगे बंद हो जाता है बोलने से। ये पुरुष एक स्त्री से कहता है, यानी कि जो महेंद्रनाथ है, वो सावित्री से कहता है कि मैं क्या सुना सकता हूँ? मैं किससे क्या कुछ कह सकता हूँ? आगे, अपनी ज़िंदगी चौपट करने का ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। तुम्हारी किया चौपट करने का ज़िम्मेदार मैं हूँ। ठीक है? तुम्हारा क्या चौपट करने का मतलब तुम्हारी जो क्रिया, तुम्हारा जो जीवन है,
जीवन है उसको भी चौपट करने का ज़िम्मेदार मैं हूँ। इन सब की ज़िंदगियों को चौपट करने का ज़िम्मेदार मैं हूँ, यानी कि अपने बच्चों के लिए बोलता है। फिर भी मैं इस घर से चिपका हुआ हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगी हुई है। ये कौन कहता है? ये भी महेंद्रनाथ कहता है अपनी पत्नी सावित्री से। आगे है सचमुच महसूस करता है, मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूँ, जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। बाहर के दरवाजे की तरफ चलता है, रखना पर अब पेट भर गया है। खा लिया रखना, पर अब पेट भर गया है मेरा हमेशा के लिए, दरवाजे के पास रुक कर के कहता है। और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए रहता हूँ यहाँ पर। और बचा ही क्या है जिसे खाने के लिए रहता हूँ मैं यहाँ पर। ये भी पुरुष एक है जो अपनी स्त्री से अपने मन की भड़ास निकाल रहा है। बुलाती क्यों हूँ ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में। ये लड़का कहता है स्त्री से, और ये क्यों कहता है कि वो अलग-अलग पुरुषों को अपने घर पर निमंत्रण देती रहती है, अपने घर पर बुलाती रहती है, और कोई ना कोई घर उसके आता ही रहता है। तो इस बात को लेकर के उसके जो बच्चे हैं वो नाराज़ होते रहते हैं, और लड़का जो अशोक है जिसकी उम्र 21 साल है वो ये बातें बोलता भी है। ठीक है? वो ये बातें बोलता है, अपनी माँ से कहता है कि तुम ऐसे लोगों को घरों पर क्यों बुलाती हो? आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने किस वजह से बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से? एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, यानी कि वह बहुत बड़ा बुद्धिमान है। दूसरे को इसलिए क्योंकि उसकी तनख्वाह 5,000 है। तीसरे को इसलिए कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को और रुतबे को बुलाया है। ये कौन कहता है? ये लड़का कहता है, अपनी माँ से ये सवाल करता है कि तुम इन लोगों को बुलाती क्यों हो? तुम इन लोगों को नहीं बुलाती हो, बल्कि इनके लोगों की तनख्वाह को बुलाती हो, इनकी तनख्वाह के वजह से बुलाती हो, इनके नाम और रुतबे को बुलाती हो। आगे महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ-कुछ महसूस होना शुरू हुआ, जब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। ये लड़का कहता है किससे? बड़ी लड़की से कहता है, यानी कि अपनी बहन से कहता है, बिन्नी से। आगे इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल, मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ। यहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या-क्या होता रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार-तार कर देना, उनके मुँह पर पट्टी बाँधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसलखाने में कमोड पर ले जाकर सिहर कर, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने-कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सबको देखता, जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ही ये लोग। ये बड़ी लड़की कहती है पुरुष 4 से, यानी कि जो जुनेजा है, ठीक है? ये जुनेजा से कहती है, बड़ी लड़की यानी कि बेटी बोलती है कि किस तरीके से हमने अपने घर में क्या कुछ नहीं झेला है ना? मम्मी-पापा की जो लड़ाई उन बच्चों ने जो देखी है इतनी भयंकर, उसको वो लड़की यहाँ पर बयान करती है। आगे है, बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए ज़िम्मेदार महेंद्रनाथ खुद है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह से ही रिरियाकर मुझसे ना कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं इससे बात करके इसे समझाऊँ। मैं इस वक़्त यहाँ ना आया होता तो पता है क्या होता? मतलब जो जुनेजा है वो बता रहा है किससे? बड़ी लड़की से कह रहा है कि तुम्हारे पिता, वो बताता है कि जो तुम्हारे पिता हैं महेंद्रनाथ, वो मुझसे बड़े ही रिरिया करके, बड़ी ही प्रार्थना करके ये कह रहा है कि जैसे भी हो मैं सावित्री को समझाऊँ, ठीक है? इसीलिए मैं समझाने के लिए आया हूँ, ये बड़ी लड़की को बताता है। आगे यूँ तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता-फिरता बात करता है, वह आदमी ही होता है। पर असल में आदमी होने के लिए क्या ज़रूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो। ये स्त्री कहती है किससे? पुरुष 4 से कहती है, यानी कि जुनेजा से कहती है सावित्री। आगे महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। ये जुनेजा किससे कहता है? सावित्री से कहता है। अमल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में, तो साल 2 साल बाद तुम वही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी जिंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई सिंघानिया या कोई जगमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, वही सब महसूस करती। क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। यानी कि सारी सुविधाएँ तुम्हें एक साथ चाहिए होती हैं। अगर तुम, ऐसा नहीं है कि महेंद्र नाथ के साथ में शादी करके तुम खुश नहीं हो, बल्कि किसी और के साथ में भी करती तब भी ऐसा ही तुम्हें महसूस होता। वह उतना कुछ कभी तुम्हें एक जगह नहीं मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी ज़िंदगी शुरू करती तुम हमेशा इतना ही खाली
और इतनी ही बेचैन बनी रहती। वह आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आस-पास सिर पकड़ता और कपड़े फाड़ता नज़र आता और तुम ये पुरुष 4 स्त्री को यानी कि सावित्री को समझाते हुए जुनेजा बोलता है, लेकिन ये जो बात है ना जुनेजा की वो बिल्कुल गलत है कहीं न कहीं। इसलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया है तुमने कि सब कुछ होने पर भी उसके लिए ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा क्या इसलिए नहीं किया तुमने कि ज़िंदगी में और कुछ हासिल ना हो, तो कम से कम यह नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहे। ये कौन कहता है? जुनेजा, ये सावित्री को समझाते हुए इतना सब कुछ कह रहे हैं। आगे तो ठीक है, वह नहीं आएगा, वह कमज़ोर है, मगर इतना कमज़ोर नहीं है तुमसे जुड़ा हुआ है, मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आस-पास। मैं कोशिश करूँगा कि वह आँख खोलकर देख सके। ये पुरुष 4 यानी कि जो जुनेजा है वो स्त्री से कहता है। तो यहाँ पर हमारा ये आधे अधूरे नाटक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा। तो अगर पसंद आई हो तो भी लाइक, सब्सक्राइब, हाइप, कमेंट ज़रूर कर दिया करो। धन्य